वेलकम टू माय शो वंस अगेन। आप लोगों को वेलकम कहूँगी सदाए पख्तूनख्वा में फेसबुक लाइव इस वक्त मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। बहुत शुक्रिया अगर आप लोग मेरे साथ हैं। और बात क्या हो रही है 3 से 4 के इस प्रोग्राम में आप लोगों से बात मेरी यही हो रही है जनाब कि इस वक्त जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स की तलाश में हमेशा हम रहते हैं। एक इंसान होने के नाते हमेशा हम भी चाहते हैं कि अमन हो। जो अब जंगें चल रही हैं, अगर हम पाक भारत की जो है वो बात कर लेते हैं, या हम अभी ईरान इसराइल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इसी तरीके से जो भी मामला रहेगा तो ख़ित्ते में अमन का जो एक पैगाम है वो पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खैर जो हुआ वो एक सिस्टम है, अभी तो चला, और उसके बाद इन चीज़ों को कंट्रोल भी करना है, अमन तो लाना ही है, किसी को तो रोल अदा करना पड़ेगा। उसमें सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त इस वक्त पाकिस्तान को जो एक मस्बत जो कहना चाहिए कि एक उसका जो एक रुझान देखने में आया है और जो एक पॉजिटिव इमेज देखने में आया है, और तमाम दुनिया भर में जो लोगों की एक सोच थी पाकिस्तान को लेकर कि जी अगर यहाँ तक कि आपको याद होगा कि पिछली कुछ दिहाइयों में ऐसा भी होता आया है कि ज़्यादातर जितने फॉरेन्स हैं वो एक अपने ट्वीट पे या अपने जर्नल्स में ये लिखा करते थे और लगाते थे कि पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, दिस इज़ द प्लेस ऑफ टेररिज्म। ये इस टाइप की चीज़ें जो है वो देखने में आती थी या सुनने में आती थी, लोग इन बातों को फ़रोग़ दिया करते थे। लेकिन अब जो हुआ, और स्पेशली ईरान के मामले में जो हुआ, या आपके ह्यूमन राइट्स के मामले में जो हुआ, जंगी जराइम के मामले में जो भी एक मौक़िफ़ सामने रहा कि पाकिस्तान ने काफ़ी इन चीज़ों में अपने आप को से किसी भी किस्म के मामले में मतलब बयान देने से इज्तनाब किया। और इसके साथ साथ जो है अगर मैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स जो है वो सामने आए और एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो बना, एक अच्छी जो बॉन्डिंग है वो बनी है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान को अब तो हम तो जानते ही हैं, लेकिन अब दुनिया मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो जान रही है। और अगर ऐसा ना होता, अगर ये जंगी मामला कंट्रोल ना मतलब होता या तय ना पाता, तो ज़ाहिर सी बात है कि ईरान की तरफ से सबसे ज़्यादा जो एक मेन टारगेट था वो यही था कि अमेरिका की तरफ जो झुकाव था वो एक नेगेटिव तरीके से, मनफी तरीके की तरफ जा रहा था। यहाँ तक कि तेल बंद कर दिया गया था। मतलब ईरान दिस द मोस्ट पॉपुलर प्लेस हम कह सकते हैं, या मोस्ट इफेक्टिव प्लेस हम कह सकते हैं कि जो तेल के सप्लायर्स हैं और जहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक जो हैं वो तेल हासिल करते हैं, तो वो भी बंद कर दिया गया था उनकी तरफ से। वो भी एक हो गया था ऑर्डर जारी कि ये तेल जो है वो हम बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत होने के नाते अपना किरदार जो है वो निभाया है। और इसके अलावा इस्लामी यकजहती की जो एक क्या कहना चाहिए मतलब एक जो वकालत है वो पाकिस्तान ने की कि जहाँ पर जो इस्लामी तर्ज़ अमल है उसको मद्देनज़र रखा और इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा। अच्छा, जितने इस वक्त मुतासरीन थे उनका ख्याल रखा, और हर उस लिहाज से कि जहाँ पर ईरान को सपोर्ट मिल सकती थी और फिर उसके साथ साथ अमन में जितनी सपोर्ट मिल सकती थी, पाकिस्तान ने आगे बढ़कर जो है वो इसमें अपना एक अहम किरदार जो है वो अदा किया। तो ये आज मेरा मौजू है जिस हवाले से आज मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान ने गैर जानिबदार मुतवाज़न पॉलिसी इख्तियार करते हुए इंसानी हमदर्दी को मद्देनज़र रखा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं या हम OIC की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो सामने आया है। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तरक्की को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो अमेरिका की तरफ से जो एक बढ़ता हुआ रुझान है पाकिस्तान की तरफ कि जी वो ट्रेड करने जा रहे हैं, या वो एक ओपन स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, या उनके साथ मामला जो है। और राइट जनाब, जो है इस वक्त हमारे साथ हमारे जो है मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, और इस वक्त जी बिल्कुल हमाद हुसैन साहब हैं। जी हमाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ऑलराइट, अच्छा अब आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर है इस वक्त मुझे। जी हमाद साहब, इस वक्त आपसे मौजू के हवाले से ये बात होगी। जनाब हमारे सीनियर सहाफ़ी जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमाद हुसैन साहब, उनसे हम बात ये करेंगे कि जो इस वक्त ईरान और इसराइल का जो मामला था, और उस वक्त जो अभी हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर हुआ है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा कि पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी जो है उस पर भी एक अच्छा पाकिस्तान का जो एक पॉजिटिव इमेज सामने आया है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे आज? देखिए, ईरान के हवाले से जो मेरा मौक़िफ़ है मैं वो ओपनली बताऊंगा जी। यानी मैं इस जंग को मैंने पहले दिन से ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि बहुत सारे शकूक शुबहात बढ़ रहे थे इस जंग के हवाले से। जी जी। यानी अभी आप देखें
चंद घंटे पहले तो अमेरिका हमला करता है, ईरान को पहले से इत्तला दी जाती है। फिर ईरान जब कतर पे हमला करता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमें इत्तला दी गई थी। कोई बड़ा कोलेटरल डैमेज होता भी नहीं है। तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान को घेरने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाए जा रहे हैं। अभी जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो शायद उसके पीछे भी एक आलमी साजिश थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया पलट कर, जिस तरह मलियामीट करके रख दिया, जिस तरह उनके राफेल गिराए, जिस तरह उनके PL-15 के जरिए उनको निशाना बनाया, तो उसने उस मंजरनामे को तब्दील किया। फिर एक और मंजरनामा खड़ा किया गया। लेकिन पाकिस्तानी क़यादत को की तदब्बुर और तहम्मुल की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बरवक्त भांप लिया था तमाम मामलात को। पाकिस्तान ने अपने आप को इससे दूर भी रखा और सफारती सतह पर पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें भी जारी रखी। यानी पाकिस्तान ने हमलों की मजम्मत भी की, पाकिस्तान ने इसराइल की मजम्मत भी की, पाकिस्तान उससे अलग भी रहा और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा के साथ जुड़ा। अच्छा हमाद साहब, जंग बंदी के तनाजुर में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है आलमी सतह पर बड़ा पॉजिटिव लोग देख रहे हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये ठीक है मामलात सही थे कि अलग भी रहे लेकिन साथ भी रहे, लेकिन फिर भी इस एक म्यूचुअल कुछ कन्फ्यूजन में अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर लोग बहुत जज्बाती रद्द-ए-अमल देने लगते हैं जी। जब फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई ट्रंप से जी तो उससे तो एक अच्छा तासुर आ गया जी, लेकिन उसके चंद घंटे बाद अमेरिका ने एक अटैक किया ईरान को, तो फिर वो रद्द-ए-अमल जो था वो एक और संख में डाइवर्ट होने लगा। लेकिन आप अल्टीमेटली देखें कि उसके नताइज क्या आए। यानी ट्रंप के कहने पर इसराइल भी पीछे हट गया, ईरान भी जंग बंदी पर रजामंद हो गया। तो जो मुलाकात हुई थी गोया उस मुलाकात में जो मसाइल डिस्कस हुए, जो जंग के हवाले से जो बातचीत हुई, तो वो तो फौरी तौर पर इस तरह नहीं होता कि मतलब ट्रंप हमला नहीं करेगा, अमेरिका हमला नहीं करेगा। भाई वो जंग तो हो रही थी, हमले के इम्कानात भी मौजूद थे। तो इस तरह जो मौजूदा मंजरनामा है, रीसेंट सिनेरियो है, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। उस पे जब हम फोकस करते हैं तो इसराइल भी पीछे हट गया, ईरान भी पीछे हट गया। तो क्या अब वो लोग जो इस मुलाकात को तनकीद का निशाना बना रहे थे, फिर अब उन लोगों से हमें पूछना चाहिए कि भाई उस मुलाकात में क्या उसके मैप में ये भी शामिल था जो अब हो रहा है? यानी जो पॉजिटिव जस्टर सामने आ गया है, जंग बंदी हो गई है, दोनों ममालिक पीछे हट गए हैं, तो क्या ये उस डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं था जो फील्ड मार्शल और ट्रंप की मुलाकात हुई थी? बिल्कुल सही। हमाद साहब, मशरिक़ वस्ता के मसाइल के बारे में कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्बत और तामीरी किरदार मुस्तकबिल में अब कैसे बढ़ सकता है, चूँकि अभी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मामलात तो कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर अभी समझ से बाहर हैं कुछ चीज़ें, लेकिन इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान का किरदार तो यकीनन बढ़ रहा है जी। वो तो चाइना टेक्नोलॉजी के हवाले से पूरी दुनिया पर बरतरी ले चुका है जी। चाइना तो मुआशी ट्रैक पर ऐसा सरपट दौड़ रहा है कि कोई मुल्क उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आप देख लें कि पाक भारत जंग में चाइना डटकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चाइना जो नया ब्लॉक लेकर आ रहा है, और इस ब्लॉक में ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, और अजरबैजान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो इस ब्लॉक की लीडिंग पोजीशन उन्होंने पाकिस्तान को दी है, क्योंकि सीपेक पाकिस्तान के पास है जी, बिल्कुल। और पाकिस्तान से होकर तमाम मुआशी और वो जो ट्रेड है, जो आलमी ट्रेड है, जो मईशत है, वो इसी ट्रेड की तरफ आएगी। तो जाहिर पाकिस्तान ही लीड करेगा। दूसरी तरफ मिलिट्री हवाले से जी, पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई, तो उस हवाले से पाकिस्तान अपनी बरतरी पूरी दुनिया को दिखा चुका है कि हमारे एयरफोर्स की क्या पोजीशन है, हमारे मिलिट्री की क्या पोजीशन है, हमारे जहाज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे मिसाइल। तो मिलिट्री हवाले से भी और मुआशी हवाले से पाकिस्तान लीडिंग पोजीशन पर आ चुका है। बिल्कुल, तो सबने देखा है, जाहिर सी बात है जी जी। तो पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती।
اور جو نیا منظرنامہ بن رہا ہے اس میں پاکستان تو ایک طرح سے ایشیا کو لیڈ کرنے نکلا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ معاشی حوالے سے بھی اور فوجی حربی حوالے سے بھی پاکستان کی پوزیشن مزید مستحکم ہو جائے گی، آگے بڑھے گا۔ بالکل صحیح۔ حماد صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آپ نے اس مدعے پر جو ہے وہ بات کی، تھینک یو ویری مچ۔ اور جناب اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی حماد حسین صاحب موجود تھے، اور بات وہی ہو رہی ہے، امن کی بات ہو رہی ہے پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے جتنے عملی اقدامات کیے ہیں، یا اس حوالے سے جو بھی ٹرمپ کی سچویشن تھی، ٹھیک ہے، امریکہ کی طرف سے بڑھتا ہوا رجحان، اس کے علاوہ اچانک سے جنگ بندی کا جو ہے وہ ہو جانا، ٹھیک ہے، کچھ باتیں ہیں جو کہ میں نے آپ سے جیسے ابھی عرض کی تھی پروگرام کے سٹارٹ میں کہ وہ کچھ مثبت ہیں، کچھ پازیٹیو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر ہم وقت کے حالات جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ سچویشنز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں چیزیں کچھ سمجھ میں آتی بھی ہیں، یہ کچھ سمجھ سے باہر بھی ہیں، تو اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں کلیئر تبھی ہوں گی کہ جب سچویشن آگے جائے گی تو کچھ ہی ہمیں اندازہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اس موضوع پر بات کرنے کے لیے سب ضروری نہیں ہے کہ میرے مہمان ہی بات کریں۔ اگر آپ لوگ ایز اے ریگولر کالر کے طور پہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایران اسرائیل کی جنگ بندی ہو گئی، امن کا پیغام آیا، ٹھیک ہے، جو پاکستان کا ایک مثبت ایک جو اس کا جو ایک امیج ہے وہ بنا ہے، آگے وہ بڑھ رہا ہے امن میں، مطلب امن کی آپ بات کریں، ہیومن رائٹس کی آپ بات کریں، یا اس کے علاوہ لوگوں کے لیے جو ہے کسی بھی قسم کے ایسے معاملات کے جہاں پر ان کی بہتری کی بات کی جا سکتی ہے، ترقی کی ملک کی بات کی جا سکتی ہے، تو اس میں پاکستان کا ایک کردار آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتا دوں کہ جب یہ سیز فائر ہوا ہے تو اس کے بعد پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے تو اس میں بڑی بہترین جو ہے نا وہ سب چینجنگز آ گئی تھیں، مطلب اس سے تقریباً اگر ہم جنگ کے دوران تک کی بات کریں تو اس وقت جو ان کا مارکیٹ ریٹ تھا وہ تقریباً 3856 کے قریب کچھ لگ بھگ جو ہے وہ اس کا ٹریڈنگ ریٹ چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ سیز فائر ہوا ہے پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج آیا ہے تو وہ 5878 جو ہے جو لیول پہ نا وہ پہنچ چکا ہے، اور یہ ان کا ایک ٹریڈنگ اسٹاک مارکیٹ میں جو سکتے ان کا ایک پرسنٹیج جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ انہوں نے ایک دم سے ٹریڈنگ روک بھی دی۔ آپ کو پتہ ہے ٹریڈنگ روکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی نالج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ٹریڈنگ آپ کی 5% یا تو زیادہ ہو جائے یا 5% آپ کی کم ہو جائے تو پاکستان یا کسی بھی لیول پہ اسٹاک مارکیٹ کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے نا وہ روک دی جاتی ہے۔ تو اس وقت ہمیں روکنی پڑی کیونکہ وہ 5% زیادہ ہو گئی تھی، تو چیزیں کچھ بدلی ہیں، چینج ہوئی ہیں، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنی مزید تفصیلات بیان کی جائیں تو وہ کم ہے کہ پاکستان میں جو ایک اتحاد ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، یا اس کے علاوہ داخلی تنازعات سے بچنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل جو اختیار کیا جا رہا ہے۔ فہمیدہ صاحبہ ہیں جی بالکل وقت ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فہمیدہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سینئر صحافی، اور ان سے آج یہ اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کا جو ایک سیز فائر اور پھر اس کے ساتھ پاکستان کی سفارتی پالیسی۔ جی فہمیدہ صاحبہ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی بہتر فیصلہ تھا امریکہ کی جانب سے، جو عراق جو کل انہوں نے ثالثی بنایا ہے قطر کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو اتنی زیادہ ٹینشن تھی ایران اسرائیل کے درمیان اور جنگ بندی کروائی ہے، تو یہ ایک بہت بہتر فیصلہ تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پورا مشرق وسطیٰ اس وقت جو ہے وہ ایک آگ میں جھلس چکا ہے اور جھلس چکا تھا، اور جو آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش ہو رہی تھی مسلسل، اور ساتھ ساتھ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوئے چلے جا رہا تھا، تو یہ سچویشن جو ہے ابھی اتنی جلدی تو کول ڈاؤن نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس وقت یہ ہے کہ کچھ دونوں طرف سے جو فائر بندی کی بات کی گئی ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ بہتری کی جانب آئے گا، اور امید کرتے ہیں کہ یہ بہتری جو ہے اب ہمیں جو جہاں پہ غزہ جس کی جانب سے اس وقت دنیا کی نظریں ہٹ گئی ہیں وہاں پر جائے اور غزہ کی صورتحال بہتر ہو۔ اور جہاں تک پاکستان کی سفارتی پالیسی کا تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے اپنے کارڈز بہت سمجھداری سے کھیلے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو
نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا جی جی، لیکن دیکھیں وہ ایک علامتی ایک ہوتا ہے، اور پاکستان نے کوشش کی تھی کہ سفارتی طور پہ وہ تھوڑا سا ٹائم بائی کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس جنگ میں ظاہر ہے تو نہیں براہ راست آ سکتا تھا، لیکن پاکستان نے جس طرح سے ایران کو سپورٹ کیا اور جس طرح سے ایک سلامتی کونسل میں بھی مذمت کی، اسرائیل کی بھی مذمت کی، حملے کی شدید مذمت کی، اور جس طرح ایران کی اسمبلی میں جو تشکر کے نعرے لگے، اس سے جو ہے پاکستان کو ایک جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ اب فائدہ ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ بھارتی ایئر بیس جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، جو امریکہ نے حملہ کیا ہے ایران پہ، مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بھارتی ایئر بیس بھی اس میں شامل تھی جو کہ استعمال ہوئی، جو B-2B بم باری انہوں نے ان کے ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پہ کی گئی ہے، اور جس طرح سے ایران کی جو جتنے سائنٹسٹ اور جو ان کی سپریم لیڈرشپ کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، جیسے کہ ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف کو نشانہ بنایا گیا، تو معاملات جو ہیں وہ صرف موساد کی طرف نہیں، عراق کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ بھارت کے بہت ساری جو لوگ ہیں جو را کے ایجنٹس ہیں وہ ایران میں موجود ہیں، تو اب جو ہے وہ سائملٹینیسلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت اور ایران کے درمیان جو ہے وہ گیپس بڑھے گا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اور دوسری جانب پاکستان نے جو اپنی ڈپلومیسی ہے، جو دنیا کے سامنے اپنا اسٹانس رکھا ہے، نیوٹرل ڈپلومیسی کی ہے، پاکستان نے بہت شاندار طریقے سے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2 گھنٹے لنچ پر موجود رہے، اور اتنا وارم ویلکم انپریسیڈنٹ تھا وہ، اور وہاں سے بھی یہ کہا جا رہا تھا، جو نیگیٹو وائس دیے جا رہے تھے یہاں لوگوں کے، کہ شاید جو ہے پاکستان ایران کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں جائے گا، تو پاکستان کسی قسم کے بھی تنازع میں شریک شامل نہیں ہے، بالکل شامل نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے پیس کی بات کی اور ٹائم بائنگ پاکستان نے کرنے کی کوشش کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے بھی جو ایران کا جو پلانٹ ہے جس کو نشانہ بنایا ہے، تو وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو یورینیم کی تابکاری کے اثرات ہیں وہ نہیں ملے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ اور اس کے بعد جو ایران نے کل قطر پہ حملہ کیا، یہ امریکہ اور ایران، تو مے بی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے فیس سیونگ جو ہے وہ دی ہے، تو اس میں لانگ لاسٹنگ پاکستان کا بہت فائدہ ہے۔ پاکستان کی سفارتکاری، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی پاکستان کا جو وفد تھا وہ دنیا کے مختلف ممالک میں گیا، US میں تھا، UK میں تھا، برسلز کیا، تو اس سے جو ہے پاکستان کو بہت ایک فائدہ ہو رہا ہے۔ انڈیا کا نیریٹو جو ہے وہ بائی نہیں کر رہا، اور آٹومیٹکلی اگر انڈیا کا نیریٹو وہ بائی نہیں کر رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے وہ بھی ٹوٹتا ہے، اور پاکستان یہ پہلے ہی یہ ثابت کر چکا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر جو پروگرام ہے وہ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اس لیے ہے، اپنے دفاع کے لیے ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ اس لیے ضروری ہے انڈیا کی وجہ سے۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام دنیا میں کسی بھی قوم کے خلاف یا اس کی جو کہہ لیں آپ کے جو دفاع ہے اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن پاکستان نے صرف اور صرف اپنی دفاع کے لیے اس کو بنایا ہے، اور وہ صرف اور صرف انڈیا کے خلاف ہی یوٹیلائز ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورا سینیریو بنا ہے اس میں پاکستان کا سفارتی طور پر بہت فائدہ ہوا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ فہمیدہ صاحبہ، ابھی ماشاء اللہ تفصیلاً گفتگو آپ نے اس پر کی ہے، لیکن میں مزید تھوڑا سا اس پر آگے جاؤں گی 2 کویسچنز کے ساتھ۔ ایک کویسچن تو یہ کہ پاکستان ثالثی کردار ادا کرنے کی اب کتنی مزید پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں، اب تو معاملہ جو ہے وہ خلیجی ممالک کے درمیان ہے نا، تو یہ معاملہ ہے، تو پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ تو کیونکہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں نہیں، ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ ہیں، اور ہمارے تعلقات جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہے، تو پاکستان نے جس طرح سے قطر کے ساتھ کل بات چیت کی ہے، جس طرح سے UAE کے ساتھ، کویت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کل بات چیت کی ہے، جس طرح ترکی کے ساتھ پاکستان
बातचीत कर रहा था, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने बातचीत की है, ईरान से मुसलसल पाकिस्तान राब्ते में रहा है। तो पाकिस्तान का जो किरदार है वो यहाँ पर एक उम्मत मुस्लिमा की जो है न्यूक्लियर पावर और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखने वाली नेशन के तौर पे सामने आया है, जो है अपने डिसीजंस बिल्कुल कैलकुलेटेड लेती है और जो उसकी माजी की गलतियां हो चुकी हैं उनसे पाकिस्तान ने बहुत सबक सीखा है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के ईरान से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आपको पता ही है कि बिल्कुल हमारी उनके साथ बॉर्डर लगता है, बरादराना ताल्लुकात। जी बिल्कुल। और बलूचिस्तान का जो मामला है और जो वहाँ से पेट्रोल है और जो ईरान के बॉर्डर से आमदोरफ्त है वो भी एक हमारा मामला है। तो उसमें भी जो है मुझे लगता है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो इस वक्त की लीडरशिप है उसके ताल्लुकात जो हैं, जो हमारी सिविल जो हमारी लीडरशिप है उसके ताल्लुकात जो है वो तारीखी तौर पे हमेशा खलीजी ममालिक से जो है बहुत बेहतर और मस्बत रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का जो है वो इसमें फायदा है। लामआला सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई जो है वो पाकिस्तान की जानिब जरूर डाइवर्ट होंगे और इसकी वजह से पाकिस्तान को एक एज मिल रहा है और वो बहुत अच्छा एज है। बिल्कुल सही। ओके फहमीदा साहबा, बस लास्ट में आपसे और मज़ीद इस पे जो है बात करूँगी कि जैसे कि ठीक है अभी सीज़ फायर हो गया और मामला जो है वो ख़त्म हो गया है और मतलब एक अमन के तौर पर जो है वो अब हम देख रहे हैं सिचुएशन सामने आ रही है, लेकिन आपका जो एक अपना नज़रिया इस हवाले से आप ज़रा कुछ आगाही कीजिएगा इसमें कि क्या आप देखते हैं कि ये परमानेंट सोल्यूशन सिर्फ यही था कि सीज़ फायर हो जाए या कोई ऐसे मुज़ाकरात या कोई ऐसी एक टेबल टॉक नहीं होना चाहिए था कि जिसकी वजह से ये मामला मज़ीद आगे बेहतर रहें? देखिए मुझे ये लगता है कि फिलहाल ये टेम्पररी भी हो सकता है ये सीज फायर, क्योंकि इसराइल के जा रहे हैं। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब ये एक टेम्पररी सिचुएशन नजर आ रही है। जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका ये कहना है कि जो उन्होंने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तबाह कर दिया है। ईरान का दूसरी जानिब कहना है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बिल्कुल महफूज है। और आपने देखा है कि ये बात हमें इसका क्रेडिट बहरहाल ईरान को देना पड़ेगा और देना चाहिए भी कि जिस तरह से उन्होंने रिटेलिएट किया है इसराइल की जारियत के खिलाफ वो बहुत सरप्राइजिंग था और ये दुनिया के सामने एक बहुत सरप्राइज के तौर पे आया जिस तरह से उन्होंने मिसाइल इस्तेमाल किया है। और जो दुनिया है उसने ये देखा है कि उनकी मदद के लिए भी वो रशिया जो है उनके वजीर खारजा जो अब्बास इराक़ची साहब है वो पहुंचे और रशिया की जानिब से ये कहा गया कि वो इस मामले में जो है ईरान की देखते हैं कि क्या मदद करेंगे। लेकिन मुझे फॉर द टाइम बीइंग ऐसा लगता है कि इसराइल को बहुत शदीद इस तरह से धचका पहुंचा है जो कि नुकसान ज्यादा ईरान का हुआ है लेकिन धचका इस तरह से पहुंचा है कि जो रेजिम जो चेंज करने की एक कोशिश थी वो फेल हुई है। और अमेरिका ने भी आप देखें कि वो जंग में आए तो हैं लेकिन अमेरिका ने भी उस तरह से बमबारी या उस तरह से आबादी या उसको निशाना बनाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि अमेरिका के सामने अभी रिसेंट अफगानिस्तान की सूरत मौजूद है जहां पर उसके इतने लाखों फौजी मौजूद थे, उसके बावजूद भी वो जंग नहीं जीत सके थे। तो और इससे पहले वियतनाम में भी ये सिचुएशन अमेरिका फेस कर चुका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान का जोग्राफिकल जो सिनेरियो है उसे देखते हुए अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता होता, तो इसमें एक सेफ साइड निकाली गई है। लेकिन ये मामला जो है वो जो है वो सीरियस रहेगा, जिससे इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि वो दोबारा कुछ ना कुछ ला कर, आप ये देखें कि बिल्कुल मुज़ाकरात से एन पहले उन्होंने उन पर हमला किया और रिटेलिएशन किया उन्होंने, जिसके जवाब में जो है ईरान ने किया। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जो है मशरिक़ वुस्ता की फिलहाल तो कूल डाउन हुई है, लेकिन ये मामला जो है वो थोड़ा सा रहेगा। और उसकी वजह ये है कि ईरान के साथ एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उसके ताल्लुकात जो अपने इर्द गिर्द खलीजी ममालिक हैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो इस मामले को ईरान की सिफारतकारी को देखना पड़ेगा। उन्हें जो है ये बहुत अच्छा साइन था जहां सऊदी अरब ने ईरान की जो है हिमायत की थी और कहा था मजम्मत की थी। तो इस मामले को ईरान को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और थोड़ा सा अपने जो कार्ड्स हैं उनको स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही फहमीदा साहिबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
और जनाब इस वक्त हमारे साथ जो है हमारी सीनियर सहाफ़ी फ़हमीदा यूसुफ़ी हमारे साथ मौजूद थी, और अभी तक जितनी तफसीली बात हुई है उसका सिर्फ एक ही सर्कल है, सिर्फ एक ही बात है कि मशरक़ वस्ता में या ख़लीजी ममालिक में जो भी सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, और अचानक से मतलब जंग होती है, जंग के बाद एकदम सीज़ फायर हो जाना, फिर सीज़ फायर के बाद के हालात हैं, तो उसमें हमने पॉजिटिविटी तो देखी ही है अपने पाकिस्तान को लेकर। अगर हम बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि मस्बत इमेज जो है वो सामने आया ज़रूर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और मज़ीद इसके जो एक क्रेडिट है इस चीज़ का, वो हमारे पाकिस्तान को भी मिलने लगा है कि वो कुछ ऐसे कंट्री जिसमें हम रूस की बात करते हैं, या हम ऐसे रशिया की अगर हम बात करते हैं, कि स्पेशली रशिया की अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान को तो उसने बिल्कुल ही कभी किसी नज़र से ऐसा रखा ही नहीं, ना कभी देखा, लेकिन अब वो बाकायदा स्टील मिल्स को रिनोवेट करने के लिए पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की सपोर्ट आप देखें पाकिस्तान के हक़ में बहुत ज़्यादा यानी कि अब नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ जो है हमारी फील्ड मार्शल जब दौरे पर थे, तो अभी मैं प्रोग्राम में आने से पहले जब अभी मैं लाइव जाने वाली थी, तो मैं उनके कुछ मीडिया सहाफ़ी जो हैं तो उनके कुछ क्वेश्चंस मैं पढ़ रही थी जो उन्होंने फील्ड मार्शल से उनसे पूछे थे कि आपके यहाँ पर आने का जो रुझान, या आपके आने का मकसद, या आपके ये मीटिंग कैसी रही, आपका मकसद कैसा रहा, या आप इन हालात में मुल्क को छोड़कर आ गए जबकि भारत अचानक वहाँ पर हमला कर सकता है। तो उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज में इन सवालों का जवाब दिया कि जिन्होंने मुझे बुलाया है आप उन्हीं से पूछ लें कि मैं किन की दावत पे आया हूँ, और मकसद तो उनको पता होगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। इसके अलावा उन्होंने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और खुदा न खासा ऐसा होता है कि अचानक मैं मुल्क को ऐसे हालत में छोड़ कर आ गया कि भारत हमला कर देगा, तो ऐसा तो नामुमकिन है, क्योंकि अब जो हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि अब हो कुछ नहीं सकता। अब ये आपकी सोच से बालातर है, आप उसको सोचें जितना सोच सकते हैं, जिस हद तक आप जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं है सिवाय आपकी सोच के कि आप कुछ कर नहीं सकते। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मामलात के जो कि पाकिस्तान से जुड़े हैं उसकी पॉजिटिविटी में जाते हैं, पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारे पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी है, या हमारी मईशत है, या हमारी जो एक मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रैटेजीज़ हैं, पॉलिसी है, पॉलिसी मेकर्स हैं स्पेशली, उसको अगर हम मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं, तो अब पाकिस्तान एक मजबूत, एक मुस्तहकम और एक मतलब एक आला हुकाम के साथ आगे बढ़ रहा है, एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है। और हमें पता भी कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को एक अच्छी जगह पर देखेंगे, एक अमन का पैगाम जो है वो देने वाला कंट्री जो है वो पहले ही था, लेकिन अब इससे ज़्यादा आगे वो मज़ीद बढ़ेगा। और बाकी जनाब इस हवाले से अगर आपकी कोई राय है, क्योंकि मैं फेसबुक लाइव हूँ, पर उससे में अभी वक्त चूँकि कुछ देर में हो जाएगा आपसे इजाज़त भी लेने का, तो अगर इस हवाले से आप कुछ कहना चाहें या आप कुछ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कमेंट अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और मैं चाहूँगी कि आप कोई लाइव कॉल करें और उसमें आप लोग अगर बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो यहीं तक मेरी गुफ्तगू जो है वो थी, और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी खैर रेडियो पे मैं मौजूद हूँ, लेकिन फ़ेसबुक लाइव पे हमारी सिर्फ इतनी ही डिस्कशन थी जिस पर मैं आप लोगों से बात कर रही थी। और बाकी अपने पाकिस्तान के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, अपने ख़त्ते के अमन के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि इस तरीके से अचानक जंग होना, जिस पर ये एक सबसे पहले एक स्टेटमेंट आया था कि जंग एक मजाक नहीं होता, लोगों ने इसको बड़ा नॉन सीरियस लिया था कि जंग हो गई है बस ठीक है, जंग में ऐसे मामलात होते हैं वैसे मामलात होते हैं, तो वो सब कुछ अभी नहीं हुआ था, और ना ही अल्लाह करे कि उस हालात तक हम पहुँचें कि जहाँ पर हमारे ऐसे मामलात जो है वो नज़र आएँ। लेकिन चूँकि पाकिस्तान और चाइना आपस में एक बहुत ही गहरे बरादराना ताल्लुकात रखता है, या इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट जो हैं पाकिस्तान को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं, उनके ऐसे यहाँ तक कि जब पाक भारत की जंग थी तब सबसे बड़ी जो एक स्टैंड पोजीशन थी वो चाइना की पाकिस्तान के साथ मौजूद थी। तो अभी कुछ ये एक ऐसा सर्कल है कि जिसमें कुछ कह तो नहीं सकते, जो कि मैंने अभी आखिरी सवाल हमारी गेस्ट से पूछा था मैंने कि एक टेम्परेरी सिचुएशन है, लेकिन आगे इन हालात में क्या होगा, आगे क्या सूरत हाल होगी, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बात वही है कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अमन के लिए, अपने मुल्क के एक नाम के लिए, और अपने मुल्क में बतौर रिहायशी अपनी रिहाइश को बेहतर रखने के लिए कि मेरा मुल्क है, मेरी पहचान है, हमें इस पर मज़ीद काम करना चाहिए, मज़ीद अपने मुल्क के लिए, अपनी जो अमन है उसके लिए हमें आवाज़ उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं यहाँ पर अपने इस लाइव स्ट्रीमिंग पर जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि आज से फिर मैं वही थोड़ा पीछे माजी में जाऊंगी कि जब हम कहीं भी किसी भी मुल्क में जाया करते थे तो एक नाम, एक निशान ये रह जाता था कि ग्रीन पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं है, या ये पाकिस्तानी है, ठीक है। अब वो चीज़ वैसे तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मैंने और आपने भी इस चीज़ को बतौर
ختم کر دینا اسٹیٹمنٹ کے طور پر بھی کہ ہم نے جا کر یہ کسی کو اب ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ پاکستان میں کیا نہیں ہے. پاکستان میں سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ابھی آپ نے جو منرلس کی پالیسی دیکھی, جو منرلس کا فیصلہ آپ نے دیکھا, جس میں ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے انہوں نے اس پر بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر اس میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے اور اچھی ایک انویسٹمنٹ پاکستان آتی ہے تو پاکستان کی ترقی کے لیے آنے والے مزید 100 سال بھی اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. تو کہنے کے لیے صرف مقصد یہ ہے کہ اپنے ملک کی قدر کریں, ٹھیک ہے, اور جتنا ہو سکے اپنے ملک کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے اس کے امن اور اس کی قدر کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. فیس بک لائیو سے اتنا ہی. باقی ریڈیو پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں, فریکوینسی FM 89.4 سنو FM میں آپ کے ساتھ موجود آپ کی میزبان آرجے تبسم. فیس بک لائیو سے آپ سے چاہوں گی اجازت. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.